हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका प्रारंभ क्लासेस के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री की जो चैप्टर 1 है, हाउ व्हेन एंड वेयर, उसको करने वाले हैं। अभी आप सब नए नए क्लास 8 में जो है इंट्रोड्यूस हुए होंगे, तो इस साल आपको जो है जो मॉडर्न पीरियड है हिस्ट्री का वो पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया। एंशिएंट इंडिया आप पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, मिडिवल इंडिया आप पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, और अब आप क्लास 8 में आए हैं जहां आपको पढ़ना है मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो ये बेसिकली जो चैप्टर है ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें आपको एक रॉ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि किस तरह से जो है तुमको इस जो है पूरे सेक्शन में हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ये मल्टीपल लेक्चर्स में आने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा इसे छोटा से छोटा रखने का, बट ये हमारे जो है चैप्टर मतलब जो है चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का हाउ व्हेन एंड वेयर। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, मतलब मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हम लोगों को पढ़नी है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आइए देखते हैं। चलिए, तो इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड है वो एक्सटेंड करता है रफली मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी से प्रेजेंट टाइम तक। लगभग 250 साल का इतिहास जो है हम लोगों को इस साल कवर करना है। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या कि इस पीरियड में, इस पर्टिकुलर पीरियड में जब भारत में बहुत तरह की घटनाएं घट रही थी, क्योंकि हम लोग भारत के इतिहास को फोकस रखने वाले, बट आप देखिएगा कि पैरेलली, ठीक है, पैरेलली जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसमें भी आपको देखिएगा इस पीरियड में बहुत तरह की ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। जैसे आप देखिएगा कि यूएसए में जो है तुमको रेवोल्यूशंस हुआ है। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वहाँ पर हुई थी। फ्रांस में हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप देखिएगा 1789 में। ठीक है, जब हमारे यहाँ टीपू सुल्तान का जो है रूल चल रहा था साउथ में, उस समय आप देखिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। जर्मनी में भी जो है यूनिफिकेशन हुआ है जर्मनी का, चाइना में, आयरलैंड में, रशिया में, इन सारे जो है एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा कि रेवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो पैरेलली इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में भी जो है अलग अलग तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जो कि हिस्ट्री के जो है कॉन्टेक्स्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारी घटनाओं का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। ठीक है, नॉट इवन इंडिया, जबकि पूरी दुनिया पर पड़ा है। आगे देखते हैं। तो देखिए, तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है। आप देखिएगा कि आपका जो टॉपिक है वो है वाई आर डेट्स इम्पॉर्टेंट। भाई, तारीख, पहले के टाइम में लोग सोचते थे कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट रिमेंबरिंग डेट्स। ठीक है, पहले के टाइम में, आज भी आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगती है। क्यों बोरिंग लगती है? क्योंकि इसमें डेट्स काफ़ी ज़्यादा याद करने पाते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट डेट्स। हिस्ट्री सिर्फ जो है इतिहास में हम सिर्फ तारीखों को नहीं पढ़ते हैं, तारीख के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में। बेसिकली हम लोग सिर्फ उन चेंजेस को, बदलावों को पढ़ते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होती है। ठीक है, तो टाइम जो है, ये तो सही बात है कि टाइम और चेंज, ये दो बातें जो हैं आपको हिस्ट्री के सेंटर में है। ठीक है, कि ये जो है एकदम हिस्ट्री इनको केंद्र में रख के चलता है। लेकिन हिस्ट्री को कभी भी इस मतलब परिकल्पना से नहीं देखना है कि मतलब हिस्ट्री में जो है हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपको टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, साल के बारे में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स इंपॉर्टेंट है, नहीं। हिस्ट्री में बेसिकली जो है हमारा पढ़ने का जो मूल बेसिक होता है, जो बेसिस होता है, वो ये होता है कि हम लोग जो परिवर्तन हो रहे हैं समय के साथ साथ, जो भी जो चीज़ें बदल रही हैं, किसी जगह का एडमिनिस्ट्रेशन बदल रहा है, किसी जगह पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, तो हिस्ट्री में जो टाइम का जो मेजरमेंट है वो एक कन्वेंशन सिस्टम से जो है आपका होते आ रहा है, और ये कन्वेंशन सिस्टम क्या है? डेट्स है। ठीक है, तो डेट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी ऑब्जर्वर को पास्ट इवेंट और जो प्रोसेसेस हुई हैं पहले के टाइम में, जो भी चीज़ें जो है हुई हैं, उसको जो है एक सीक्वेंस में पढ़ने का, आपको जो है क्रोनोलॉजी में पढ़ने का जो है ये एक तरीका प्रोवाइड करता है, जिससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। जनरली बच्चों को जो है हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो जब पढ़ते हैं तो वो रैंडम डेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्रोनोलॉजिकली जो है डेट्स को लेकर के नहीं पढ़ते। कि जब आप पढ़िएगा कि 1915 में, जैसे मान लीजिए 1915 में, इसी साल आप पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जो है इंडिया आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप जनरली आप देखिएगा कि एनसीईआरटी में सीधे 1919 को उठा करके रखा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद जो है आप 1919 में देखिएगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं। रॉलेट एक्ट आया है, उसी टाइम में आप देखिएगा कि जालियांवाला मैसेकर हो जाता है, ठीक है। उसी वाले में आप देखिएगा कि खिलाफत मूवमेंट जो है शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। ये जो टाइम लैप्स बीच में बड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो टाइम लैप्स बीच में बन गया है, अगर आप इस गैप को भर दें, अगर आपको ये पता चल जाए कि महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो 1916 में जब आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो है ओपनिंग हो रही है, वहाँ पर उस सेरेमनी में महात्मा गांधी भी आए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने पहली बार क्या किया था, ठीक है, ये दिया था, लोगों के सामने स्पीच दिया था। इंडिया में सबसे पहला पब्लिक अपीयरेंस महात्मा गांधी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 1917 की बात कीजिए, 1917 में आप देखिएगा कि फिर क्या होता है कि चंपारण वगैरह ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। उसके बाद खेड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको हिस्ट्री टफ इसलिए लगती है क्योंकि जो टाइम फ्रेम है, जो क्रोनोलॉजी है, वो ब्रेक करके बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको ही सिर्फ ध्यान में रखते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स जिनका आउटकम कोई बड़ा इवेंट रहा होगा, ठीक है, उसको बच्चे क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री का थोड़ा सा एस्पेक्ट बदलने वाले। हमारे लिए इतिहास में डेट्स तो इंपॉर्टेंट होंगे, बट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे क्या कि हम लोग क्रोनोलॉजी पर ध्यान दें, पूरी क्रोनोलॉजी को समझें, ठीक है। एनसीईआरटी समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर उसको थोड़े से तरीके से पढ़ा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। आपको जो है ये भी याद रखना, जो डेट वगैरह याद रखने में जो दिक्कतें आती हैं वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए हम लोग डेट्स किस तरह से चूज़ करते हैं, ठीक है। तो तो देखिए जो डेट्स हैं, ठीक है, डेट्स जो भी जो है वो मतलब किस तरह के डेट्स को सेलेक्ट करना है। हम हिस्ट्री की अगर कोई किताब लिख रहे हैं या कोई हिस्टोरियन किसी भी मतलब जो है हिस्ट्री की किताब को लिख रहा है, तो उसके दिमाग में क्या होता है जब भी वो इतिहास को लिखना मतलब जो है शुरू करता है। डेट्स तो इंपॉर्टेंट है, हमने तो बताया ही है कि भाई जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होगी तो उसके लिए तारीख तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना तो पड़ेगा कि भाई किस तारीख को हुआ था। तो ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव मैटर है, ये डिपेंड करता है लिखने वाले के माइंड सेट पे कि वो किन बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहता है, किन बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता है। तो ये जो कि हम किस तरह से डेट्स का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। आप किसी किसी राइटर की बुक में देखिएगा कि आपको जो है क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई रहती है, छोटी छोटी बातों को भी जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आगे चल के जो है आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िएगा, बिपिन चंद्रा सर की किताब, ठीक है, तो आपको उसमें दिखेगा कि हाँ इसमें लगभग उससे भी ज़्यादा बेटर अगर राजीव अहिर सर की किताब पढ़िएगा। जो अभी क्लास 8-9 में हैं तो उनको तो ये सारी बातें नहीं पता होंगी। जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज वगैरह इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जब देखेंगे कि जो राजीव अहिर सर की किताब है उसमें क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने छोटी छोटी बातों को भी इंपॉर्टेंस दिया है। वहीं पर आप देखिएगा कि कोई और राइटर की किताब उठाइए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो उतनी तरह से मेंशन नहीं की जाती हैं। तो हम किन डेट्स को चुनेंगे, ठीक है, ये हमारा अपना पर्सनल चॉइस है, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, ठीक है। ये उस इतिहासकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन किन बातों को हाईलाइट करना चाहते हैं, किन किन बातों को हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट दे करके जो है मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं यहाँ पर कि हिस्ट्री सिर्फ जो है पहले के टाइम में जो कन्वेंशनल हिस्ट्री लिखी जाती थी उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सेंटर है, ठीक है, जो सेंट्रल टाइटल है, ठीक है, जो साइनोसॉर्ड है वो कौन है, रूलर है, ठीक है। रूलर के बारे में ही आपको ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि रूलर का जन्म कब हुआ, रूलर ने आपको किसी पार्टिकुलर रूलर ने जो है गद्दी पर कब जो है थ्रोन को कब एनेक्स किया, किस किस तरह की लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि रूलर्स के बारे में पहले ज़्यादा ये दिया जाता था, जो कॉमन पीपल है उस समय की सोसाइटी किस तरह से काम कर रही है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है हम लोग तरजीह नहीं देते थे। बट जो मॉडर्न वे ऑफ मतलब जो है राइटिंग हिस्ट्री है, जो मॉडर्न तरीका है हिस्टोरियंस को जो है इतिहास को लिखने का, उसमें आप देखिएगा कि हम सिर्फ रूलर्स की बात नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी जितने भी कॉमन पीपल है उनका जीवन किस तरह से था, मतलब सोसाइटी और इकोनॉमी को भी हम पूरी तरह से उतना ही वैल्यू देते हैं, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन जाने बगैर, सोशल कंडीशन जाने बगैर हिस्ट्री को पूरी तरह से पढ़ना या समझना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब जो लोग हैं, लोग जो आम लोग हैं, जब फोकस ऑफ हिस्ट्री में आते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि वो सारे डेट्स भी जिसको पहले इम्पोर्टेंट नहीं समझा गया था, ठीक है, उन सारे डेट्स को भी जो है वैल्यू देना लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। कि आपने देखा होगा कि अब हम ये तो नहीं जानते जैसे जैसे सती प्रथा है, ठीक है, हमने पढ़ा कि सती क्या था, एक तरह का जो है तुमको सोशल एलिमेंट था, ठीक है। सोसाइटी
का चलाया हुआ एक सोसाइटी में जो है एक प्रचलित कुप्रथा थी, जिसको जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, चूँकि अब सोसाइटी बीच में आ रही है, सोसाइटी से रिलेटेड कोई इशू आया है, तो यहाँ पर एक नया डेट इंपॉर्टेंट हो गया। ये किसी रूलर से एसोसिएट नहीं करता है। ठीक है, ये आपको, जैसे अंग्रेज़ों के शासनकाल में हम क्या देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया, हमारा शोषण किया, ठीक है, अपने देश को डेवलप किया कॉलोनाइज करके हमको। लेकिन यहाँ पर आपको एक और फैक्टर देखने के लिए मिलेगा कि नहीं, इनका एक पॉजिटिव फैक्टर भी था कि इन्होंने जो है इंडिया में कुछ तरह की जो है तुमको कुप्रथाएं वगैरह थी उनको अबॉलिश किया। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब एक कॉमन मैन का लाइफ, मतलब सोसाइटी जो है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ द हिस्ट्री उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे देखिए, तो अब अभी का जो मॉडर्न एस्पेक्ट है उसके हिसाब से जो मॉडर्न हिस्टोरियंस का अप्रोच है उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो डेट्स जो है हिस्ट्री के स्टडी को जो है अब पूरी तरह से नो लॉन्गर डिफाइन, मतलब अब जो है हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का स्टडी नहीं रह गया है, अब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं। अब हिस्ट्री में हम लोग जो है हर एक एस्पेक्ट को उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना हम लोग पहले डेट्स को इम्पोर्टेंस दिया करते थे। ठीक है, तो आगे देखिए, अब ये बात देख लीजिए, लेकिन अभी भी डेट्स तो इम्पॉर्टेंट है। डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अपनी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए हिस्टोरियंस को तो एक सेंस ऑफ टाइम के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, अपने सुविधा के लिए जो जितने भी हिस्ट्री के पार्ट्स हैं उसको हमने अलग अलग पीरियड में जो है डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब वो कौन कौन से पीरियड्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो इस साल हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इस साल चलिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, तो अब देखो, चूँकि हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना क्या रही है कि हम इंडियंस के पास बहुत लंबे समय से सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं थी। मतलब हमारे देश का जो इतिहास है वो सबसे पहले हिस्टोरिकल सेंस ब्रिटिशर्स लेकर के आए। ब्रिटिशर्स को लगा कि भैया यहाँ का इतिहास समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि दे वेर न्यू टू आवर पीपल, आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशंस। ठीक है, वो एक ऐसे देश में शासन करने आए थे जिनके बारे में उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हमारी भाषा अलग है, हमारा रहन सहन का तरीका अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ रिलीजन्स भी जो है बहुत अलग अलग तरह के थे। ठीक है, आपको पता है भारत की डाइवर्सिटी ही तो उसकी यूनिकनेस है। ठीक है, कि हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजन के लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ठीक है, तो जब आप देखोगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो वो भारत को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जब तक भारत के लोगों को नहीं समझेंगे तब तक वो क्या करेंगे, इन पर रूल नहीं कर पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि भाई इस कंट्री को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने, अगर कहा जाता है ना कि अगर किसी का आज समझना है अच्छी तरह से तो उसका पास्ट समझ लो, तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले क्या किया, हमारा हिस्ट्री को समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो है पीरियडाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा ब्रिटिशर्स के टाइम में। ठीक है, उसके बाद जब आप देखिएगा कि जब ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से हिस्ट्री को बांटते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत तरह के जो है फ्लॉज देखने के लिए मिलते हैं आपको। ठीक है, किस तरह से, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, हम लोग अभी मॉडर्न पीरियडाइजेशन थोड़ा सा इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न पीरियडाइजेशन में हम देखेंगे कि जो इतिहासकारों का मॉडर्न अप्रोच क्या था। ठीक है, इसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी इतिहासकार भी हैं। ठीक है, इस समय के टाइम में ये जो पीरियडाइजेशन है ये ब्रिटिश रूल में हुआ था। इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो है हिस्टोरियंस या तो ब्रिटिशर हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब ब्रिटिश माइंड के हैं, मतलब उनका सोच भी जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ों की तरह ही है। तो सबसे पहले भारत के इतिहास को बांटने का, ठीक है, सबसे पहले भारत के इतिहास को बांटने का जो काम किया था, ठीक है, वो एक हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे जिनका नाम था जेम्स मिल। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1817 में इन्होंने एक बुक लिखा था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक सेकेंड, जेम्स मिल, इन्होंने एक किताब लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हिस्ट्री को बांटा वो रिलीजन के बेस पर बांटा। किसके रिलीजन के बेस पर? कि भैया उस समय भारत में जो रूलर है, ठीक है,
भारत में जो रूलर है, मतलब जो सेंट्रल रूलर है, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया में, उसमें जो है तुम्हारा जो भी राजा या फिर बादशाह हो या फिर सुल्तान हो, वो बैठे हुए हैं गद्दी पर, उनका जो धर्म है उसी को सेंटर में मान करके इन्होंने हमारे यहाँ के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा। ये बात याद रखिएगा बच्चे, एकदम माइन्यूट आपको जो है डिटेल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या कि भैया जो ये था, इन्होंने जो इतिहास का वर्गीकरण किया, जो हिस्ट्री को इन्होंने तोड़ा, वो रूलर के जो है रिलीजन के आधार पर तोड़ा। जो पब्लिक है या जो सोसाइटी या जो लोग हैं उनके रिलीजन के आधार पर नहीं तोड़ा। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या किया कि हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा। पहले इन्होंने कहा हिंदू पीरियड, उसके बाद मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। हिंदू पीरियड में इन्होंने क्या किया कि जो एंशियंट इंडिया है, एंशियंट इंडिया के सारे जो है जो जैसा कि आप लोग पढ़ते आए होंगे, क्लास 6 में आपने पढ़ा था, हर्षवर्धन तक जा करके, राजा हर्षवर्धन तक जा करके भारत का जो है एंशियंट इंडिया वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद मुस्लिम पीरियड आता है। मुस्लिम पीरियड में बेसिकली जो है इन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल्स की बात की है। और उसके बाद ब्रिटिशर्स का पीरियड इन्होंने बांटा, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आ चुके थे, इंडिया कॉलोनाइज हो चुका था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। फ्लॉ क्या था बच्चे, कि जिस समय मान लीजिए कि आपको मुस्लिम पीरियड चल रहा था, दिल्ली सल्तनत चल रहा था, मुगल्स चल रहे थे, तो क्या उस समय इंडिया में हिंदू राजाज नहीं थे? राजपूत थे, मराठास थे, ठीक है। तो उसके बाद सिख हैं, सिखों का भी अलग अपना चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या कि उस समय जो है, तो इसको हम लोग पूरी तरह से प्रिसाइज या फिर एक्यूरेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि बायस्ड है ये, ठीक है, कि इन्होंने सिर्फ कुछ पार्टिकुलर चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी है, बाकी चीज़ें जो चल रही है। क्योंकि अगर आप हिंदू पीरियड देखोगे, ठीक है, तो हिंदू पीरियड में अगर आप सोशल लेवल पे भी देखो, तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के, मतलब पूरे भारत की जनता जो है हिंदू है। उस समय आपको 2 और रिलीजन्स प्रिवेल कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया में आपको सिर्फ 3 ही रिलीजन्स ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक तो हिंदुइज़्म है, दूसरा क्या है बुद्धिज़्म है, और तीसरा क्या है जैनिज़्म है, ठीक है। लेकिन हिंदू पीरियड बोल देने से ही आप देखिएगा कि ये जो बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है, इसकी वैल्यू सीधे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इस पीरियडाइजेशन को पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं माना गया। आगे चल के जब इंडियंस के अंदर जो है हिस्टोरिकल अप्रोच आना शुरू हुआ, तो उन्होंने इस फ्लॉ को समझा और उन्होंने एक नया कैटेगराइजेशन किया, ठीक है। तो इसको करने वाले कौन थे? मॉडर्न हिस्टोरियंस थे, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, जो पीरियडाइजेशन हुआ था ब्रिटिश रूल के टाइम में, ठीक है, उसको करने वाले कौन थे? जेम्स मिल थे। कब किया था? 1817 में किया था। मॉडर्न पीरियडाइजेशन मॉडर्न हिस्टोरियंस ने किया है, ठीक है। आगे देखिए, अब जब आप यहाँ देखिएगा तो इसको किस आधार पर किया गया। हमने देखा कि ब्रिटिश रूल में जो पीरियडाइजेशन किया गया है उसको जो है किसके आधार पर किया गया था? जो रिलीजन ऑफ द रूलर था उसके आधार पर किया गया था। मॉडर्न पीरियड में जो हम लोग पीरियडाइजेशन देखेंगे, ये जितनी भी फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी है उसके ग्रोथ के आधार पर किया गया है। जैसे साइंस हो गया, रीज़न हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया। मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। मेडिवल शब्द का जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर ऐसे सोसाइटी को दिखाने के लिए जहाँ पर जो मॉडर्न सोसाइटी के जो है पैरामीटर्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो मिसिंग हो, ठीक है। आज हम अपने आप को मॉडर्न किस आधार पर बोलते हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। हमारा रीज़न यानी तर्क करने का जो है पूरा बेसिस नया है, मॉडर्न है। आज के डेट में जो है हम लोग धक्यानुसी बातों के आधार पर जो है किसी तरह का कोई तर्क नहीं देते। आज हमारे पास एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। आज लोगों के पास आज़ादी है, इक्वालिटी है। तो मिडिवल पीरियड उसको कहा गया जहाँ ये सारी चीज़ें जो है नहीं थी, लोगों के पास इतनी जो है तुमको, मतलब ये सारे जो मॉडर्न एस्पेक्ट्स है ये नहीं थे, ठीक है। और आज के डेट में जब ये जो हमारा जो पीरियडाइजेशन है, जो हमने 3 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे अभी 3 नहीं 4 हिस्से हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियडाइजेशन है, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड पीरियडाइजेशन है। किस चीज़ के बाद? आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने, ठीक है, इसी आधार पर जो है पूरे के पूरे भारतीय इतिहास को बांटा है। तो फर्स्ट लेक्चर के लिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को आप सारे लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।